नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी इंग्लिश। आज हम पढ़ेंगे लेसन 1 द लास्ट लेसन। तो यहाँ इसके हमने 3 स्पेशल क्वेश्चन तो कर लिए हैं, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी किया है। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस। चेंजेस का मतलब है यहाँ बदलाव, कौन कौन से बदलाव हुए हैं। द ऑर्डर, आदेश फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से जो आदेश आया है उसके कारण, कॉज मतलब कारण, तो उसके कारण कौन कौन से बदलाव हुए हैं इन स्कूल, स्कूल में दैट डे यानी उस दिन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उस दिन स्कूल में बर्लिन से आए आदेश के कारण क्या क्या बदलाव हुए। तो देखिए, जब यहाँ पे जर्मनियों ने नोटिस बोर्ड पे सूचना चिपका दी कि आज के बाद से फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, केवल जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी, तो क्या होता है जब ये आदेश आ जाता है तो उस दिन पूरा स्कूल बहुत अजीब शांत सा लगने लगता है। और फिर पता है एम हेमल का वो लास्ट दिन है, इस वजह से एम हेमल अपनी सबसे अच्छी ड्रेस, जो कि कहीं भी जब फॉर्मल ओकेजन होते हैं, मतलब कोई फंक्शन होता है वहां पे कोई ड्रेस, क्या होता है पहले के जमानों में कोई स्पेशल ड्रेस हुआ करती थी, अब कहीं किसी फंक्शन में गए वही ड्रेस पहन के जाते थे बार बार। तो ऐसे ही एम हेमल की सबसे अच्छी ड्रेस थी, जब भी कहीं फंक्शन में जाते थे वही पहना करते थे, तो वही पहन के वो क्लास में भी आ जाते हैं। और फिर क्लास में एकदम अलग सा माहौल, पीछे की जो बेंचें होती हैं हमेशा खाली होती थी, लेकिन इस बार क्या है, जो यहाँ गांव के बुजुर्ग लोग हैं वो भी आके बैठ गए और बिल्कुल शांति से बैठे हैं, इतनी शांति से जैसे लगता हो कि ये बच्चे हैं। तो देखिए यहाँ बताया गया कि जब बर्लिन से आदेश आता है तो उसके बाद पूरा स्कूल बहुत अजीब एवं शांत लगने लगता है। एम हेमल जो अपनी बेस्ट ड्रेस पहन के आ जाते हैं, और वो बेस्ट ड्रेस वो हमेशा फॉर्मल ओकेजनों में पहना करते थे, और जो पीछे की बेंच हैं वो खाली होती थी, लेकिन इस बार जो है गांव के बुजुर्ग लोग हैं बच्चों की तरह शांति से बैठ जाते हैं। ट्रांसलेट करने से पहले अब इनके मीनिंग देख लेते हैं, कौन कौन सी मीनिंग कठिन है। अब यहाँ पे देखिए, बर्लिन से आए आदेश, तो यहाँ पे ये तो क्वेश्चन में है आपके। और फिर पूरा स्कूल यदि हम देखें तो पूरा के लिए आल नहीं लिखते हैं, द होल स्कूल लिखेंगे, पूरा स्कूल। और वेरी यानी बहुत ही। और अजीब के लिए ध्यान रखना स्ट्रेंज कहते हैं, तो स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, विचित्र। और फिर शांत क्वाइट होता है। और फिर यहाँ पे लगना, लगना के लिए सेम कहते हैं, ध्यान रखना। और सेम्ड इसका सेकंड फॉर्म है। और फिर इसके बाद बेस्ट ड्रेस, पहनना, पहनना को हम कहते हैं वियर, ध्यान रखना। तो वियर यानी होता है पहनना। और जोकी के लिए विच कहते हैं, तो विच का मतलब होता है जो कि। और फिर फॉर्मल ओकेजन, इंग्लिश वर्ड ही हमने लिखा है, मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कोई औपचारिक जो है फंक्शन होगा, त्योहार हो गया, पहना करते थे। ध्यान देना, कोई भी क्रिया करते थे यदि आप लिखते हैं तो यहाँ यूज्ड टू लगा के फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद यूज्ड टू फिर फर्स्ट फॉर्म। जैसे हम कहें लिखा करते थे तो यूज्ड टू राइट होगा, पढ़ा करते थे यूज्ड टू रीड होगा। और इसके बाद देखें कि पीछे, पीछे को क्या कहते हैं, बैक, बैक का मतलब होता है पीछे। और फिर जो या जोकी के लिए क्या कहेंगे, विच। ऑलवेज हमेशा, खाली, खाली को एम्प्टी कहते हैं, ये तो आपको पता हो गया कि एम्प्टी का मतलब खाली होता है। और फिर यहाँ बच्चों को किड्स लिखा गया है। अब की तरह, की तरह जरूर आप ध्यान रखें, देखिए यहाँ पे लाइक लिखा गया है, की तरह के समान। शांति से, देखिए शांत को क्वाइट कहते हैं, क्वाइटली शांति से। सिटिंग मतलब बैठे हुए। और यहाँ पे यदि हम देखें बुजुर्ग गांव के लोग, तो गांव को वैसे हम विलेज कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इल्डरली विलेज पीपल, पीपल लोग होता है, और इल्डरली मतलब जो उम्र में बड़े होते हैं, तो इल्डरली विलेज पीपल लिखा गया है बुजुर्ग गांव के लोगों को। तो देखिए यहाँ पे बर्लिन से आए आदेश को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखा है द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, यानी बर्लिन से आदेश या बर्लिन से आया हुआ आदेश। आफ्टर मतलब होता है के बाद, देखिए आफ्टर यहाँ पे प्रीपोजिशन की तरह है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन लिखेंगे, तो आफ्टर यहाँ पे पहले आ जाएगा, आफ्टर द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हो जाएगा। और फिर द होल स्कूल, पूरा स्कूल। और वेरी यानी बहुत ही, स्ट्रेंज हमने बताया अजीब के लिए, स्ट्रेंज। एंड और शांत के लिए क्वाइट बताया, क्वाइट। और लगता था, लगना को सीम, सेकंड फॉर्म क्योंकि पास्ट सिंपल है, सीम्ड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ तो यदि हम देखें तो आफ्टर, आफ्टर लगा के
आफ्टर द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हो जाएगा। और फिर द होल स्कूल, पूरा स्कूल, सीम्ड लगता था, और फिर कैसा लगता था, वेरी स्ट्रेंज एंड क्वाइट लिख देंगे। तो यहाँ पे आफ्टर द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन द होल स्कूल सीम्ड लगता था वेरी स्ट्रेंज एंड क्वाइट। फिर अगली लाइन लेते हैं, एम हेमल ने, तो एम हेमल सब्जेक्ट हो जाएगा। और फिर हिज, अपनी बेस्ट ड्रेस को इंग्लिश वर्ड लिख दिया हमने। और फिर पहना, पहना को वियर यानी पहनना होता है, वियर का थर्ड फॉर्म क्योंकि परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पे एम हेमल सब्जेक्ट, उसके बाद पास्ट परफेक्ट में हेड सहायक क्रिया लगा के थर्ड फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट, मतलब एम हेमल हेड, और फिर वियर्ड और हिज बेस्ट ड्रेस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और फिर जो कि यानी विच हो जाएगा। वह मतलब यहाँ पे वह के लिए क्या लिखेंगे, ही। और फिर फॉर्मल ओकेजन्स, और फिर ऑन मतलब पर, पहना करते थे। देखिए पहना करते थे हमने आपको बताया यूज्ड टू फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, तो विच जो कि ही मतलब वह, यूज्ड टू लगा के फर्स्ट फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म क्या बताया था हमने, वियर, पहनना का। तो यूज्ड टू वियर हो जाएगा, पहना करते थे, ऑन लगा के फॉर्मल ओकेजन्स। तो यहाँ विच जो कि ही यूज्ड टू वियर, पहना करते थे ऑन फॉर्मल ओकेजन्स। फिर अगली लाइन पीछे की, देखिए पीछे को हमने बैक बताया, तो बैक बेंचेस यानी पीछे की बेंचें, और ऑन यानी पर होता है, तो ऑन द बैक बेंचेस लिखेंगे ना, प्रीपोजिशन पहले आती है, तो ऑन द बैक बेंचेस। विच मतलब जो कि, तो सबसे पहले ऑन द बैक बेंचेस हो जाएगा पूरा इतना, फिर विच जो कि हमेशा खाली होती थी। अब देखिए हमेशा को लिखते हैं हम यहाँ पे ऑलवेज, हमेशा, और एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब होता है खाली, तो यहाँ विच लिख देंगे, फिर सहायक क्रिया लगा देंगे। सहायक क्रिया वाज वर में से वर सहायक क्रिया क्यों लगाएंगे, क्योंकि बेंचें जो हैं बहुत सारी हैं बहुवचन, और जो कि उन्हीं के लिए लिखा गया है। तो यहाँ पे ऑन द बैक बेंचेस, विच जो कि वर सहायक क्रिया, और ऑलवेज एम्प्टी मतलब हमेशा खाली होती थी, तो यहाँ ऑन द बैक बेंचेस, विच जो कि वर सहायक क्रिया, ऑलवेज एम्प्टी। अगली लाइन देखते हैं, बुजुर्ग गांव के लोग को हमने बताया था एल्डरली विलेज पीपल, और किड्स बच्चों के लिए कहा था, लाइक यानी के समान के लिए हमने कहा था, की तरह के समान, और क्वाइटली यानी शांति से, सिटिंग मतलब बैठे हुए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, और फिर वाज वर में से वर सहायक क्रिया फिर लगाएंगे, और फिर पूरा यहाँ पे वर सहायक क्रिया के साथ आईएनजी लगाते हैं, फिर ये पूरा ऑब्जेक्ट इस प्रकार से हम जमा देंगे। तो यहाँ पे बुजुर्ग गांव के लोग यानी एल्डरली विलेज पीपल, और फिर वर सिटिंग बैठे हुए थे, क्वाइटली शांति से बैठे हुए थे, लाइक द किड्स यानी बच्चों की तरह। तो इस प्रकार से हमारा पूरा आंसर बन जाएगा। अगला 5वां क्वेश्चन है, हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग्स अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज, चेंज यानी बदलना। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स की भावनाएं हैं एम हेमल और स्कूल के प्रति सब बदल जाती हैं, किस प्रकार से बदल गई इसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए जिस दिन फ्रेंड्स को पता चलता है कि आज एम हेमल आखिरी बार पढ़ाने वाले हैं, तो उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि अभी तक वो कुछ सीख ही नहीं पाया था, तो उसे बहुत दुख होता है। उसे किताबें जो है अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब उसे किताबें अच्छी लगने लगती हैं। पहले उसे किताबें बोझ लगती थी, एक बाधा लगती थी, लेकिन अब सब मित्र की तरह लगने लगती हैं। अब वो सब कुछ भूल जाता कि एम हेमल कितने सख्त मिजाज के इंसान है, डंडा मारते हैं, ये सब कुछ वो भूल जाता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स की जो फीलिंग्स हैं वो बदल जाती हैं। तो इस प्रकार से आंसर बताया गया है कि जब फ्रेंड्स को पता चला कि एम हेमल उस दिन अपना लास्ट लेसन पढ़ाने वाले हैं या देने वाले हैं, तो उसे दुख होता है कि वो ठीक प्रकार से उनके पाठों को सीख नहीं पाया है, उसे पश्चाताप महसूस होता है। उसकी किताबें जो पहले बाधा बनी हुई थी, बोझ लगती थी, अब वे पुराने मित्र की तरह लगती हैं। वह एम हेमल के सख्त व्यवहार को सब कुछ भूल जाता है, उसके रूलर के बारे में भूल जाता है। इस प्रकार से उसकी भावनाएं बदल जाती हैं। तो अब हम इन लाइनों का ट्रांसलेशन करेंगे, तो इसके लिए कौन कौन से कठिन वर्ड होंगे देखते हैं। देखिए पहला वर्ड है यहाँ पे पता चला, पता चलना को कहते हैं हम कम टू नो। ध्यान रखना यहाँ पे जो इस्तेमाल किया गया है कम टू नो, और इसका जो सेकंड फॉर्म होगा कम की जगह केम कर देंगे, केम टू नो। नो का सेकंड फॉर्म नहीं करेंगे, कम का करेंगे, तो केम टू नो पता चला के लिए लिखा गया है।
दैट मतलब कि, और व्हेन जब, ये तो पता होगा, और फिर उस दिन दैट डे, हिज लास्ट लेसन, और देना को गिव, और यहाँ ठीक प्रकार से, इसे प्रॉपरली, ये तो आपको पता होगा, प्रॉपरली यानी ठीक प्रकार से, और पाठों को क्या कहेंगे, लेसन्स कहेंगे, हिज लेसन्स उनके पाठों को, ना सीखने के कारण, नॉट फॉर लर्निंग, देखिए यहाँ कारण के लिए फॉर लिखा गया है, नॉट यानी ना, और लर्निंग यानी सीखना, पढ़ाना नहीं है, टीच नहीं आप लिख सकते, तो यहाँ पे फॉर यानी के कारण, और नॉट फॉर लर्निंग यानी ना सीख पाने के कारण, और इसके बाद पश्चाताप यानी सॉरी, और फिर महसूस हुआ, जो फील होता है महसूस होना, फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट होता है, ध्यान रखना। अब यहाँ उसकी किताबें, हिज बुक्स, विच यानी जो कि, पहले, देखिए पहले को अर्ली कहते हैं, अर्लियर उससे भी पहले, और अर्लीस्ट सबसे पहले, तो हम बात कर रहे हैं कि आज से पहले, तो अर्लियर एक तुलनात्मक स्थिति है ना। और फिर बाधा को, यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया है न्यू सेंस, तो न्यूसेंस का मतलब बाधा, और फिर बोझ के लिए यहाँ पे एक वर्ड है बर्डन, तो ध्यान रखना बर्डन, न्यूसेंस एंड बर्डन हो जाएगा बाधा एवं बोझ। वो लगती थी, देखिए लगना तो हमने आपको बताया है, सीम यानी होता है लगना, सीम का सेकंड फॉर्म सीम्ड हो जाएगा, अब यानी होता है नाउ, ये तो आपको पता हो गया। और फिर ओल्ड फ्रेंड्स यानी पुरानी मित्र हो गया ओल्ड फ्रेंड्स। और फिर स्ट्रिक्ट बिहेवियर, ये तो आपको पता होगा, कोई व्यक्ति स्ट्रिक्ट है यानी सख्त है, और बिहेवियर व्यवहार के लिए कहते हैं, रूलर अबाउट के बारे में होता है, ऑल यानी सब, और भूल गया, देखिए यहाँ पे फॉरगेट होता है भूलना, फॉरगेट का सेकंड फॉर्म फॉरगॉट होता है, इतना ध्यान रखना अच्छे से, फॉरगॉट। अब देखिए और आगे, इस तरह THUS दूज यानी इस तरह होता है, तो देखिए ज्यादा वर्ड नहीं बताए, कम टू नो का सेकंड फॉर्म केम टू नो पता चलना, नॉट फॉर लर्निंग ना सीख पाने के कारण, फील का सेकंड फेल्ट महसूस होना, अर्लियर यानी पहले, और न्यू सेंस बाधा, बर्डन बोझ के लिए बताया, सीम्ड लगना, नाउ अब, और फॉरगॉट यानी भूल जाना, और दूज यानी इस तरह। तो देखिए पहली लाइन, वैन यानी जब, फ्रेंज को पता चला, तो देखिए यहाँ पे वैन जब, फ्रेंज को फ्रेंज, और फिर पता चला, केम टू नो दैट मतलब कि एम हेमल ही लिखेंगे। अब देखिए एम हेमल उस दिन अपना लास्ट लेसन देंगे, फ्यूचर सिंपल है, लेकिन हमने आपको बताया था जब कोई पास्ट का वाक्य फ्यूचर के वाक्य से जोड़ता है किसी कंजक्शन के द्वारा, तो वहां पे विल वुड बन जाता, तो यहाँ पे वुड सहायक क्रिया हो जाएगी, और सहायक क्रिया वुड के साथ आपको पता है फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है, तो देंगे, देना के लिए क्या लिखते हैं गिव, और फिर हिज लास्ट लेसन अपना आखिरी पार्ट, और दैट डे मतलब उस दिन, तो यहाँ पे हो गया वैन फ्रेंज, और फिर केम टू नो पता चला, दैट की एम हेमल वुड सहायक क्रिया, और फिर यहाँ पे गिव देंगे, हिज लास्ट लेसन, और दैट डे मतलब उस दिन। अब यहाँ पे यदि दूसरा देखें, उसे मतलब यहाँ फ्रेंच की बात हो रही है, तो ही लिखेंगे, और फिर अब यहाँ पे ही लिखा, अब आप देख रहे हैं उसे पश्चाताप महसूस हुआ, पास्ट सिंपल का है, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म लिखना पड़ेगा, तो ही, और ही के बाद फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट, तो ही फेल्ट सॉरी, और फिर यहाँ पे हमने बताया था नॉट फॉर लर्निंग ना सीखने के कारण, और फिर उनके पाठों को, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे उनके मतलब यहाँ पे जो हेमल ने पढ़ाए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा फिर हिज लेसन्स, और प्रॉपरली मतलब ठीक तरीका से, ठीक प्रकार से, तो ही फेल्ट उसे महसूस हुआ, सॉरी पश्चाताप, और फिर नॉट फॉर लर्निंग ना सीखने के कारण, और हिज लेसन्स उनके पाठों को, और प्रॉपरली यानी ठीक तरीका से। अगला वाक्य देखिए, उसकी किताबें यानी हिज बुक्स हो जाएगा, और फिर जो कि मतलब होता है विच, पहले के लिए हमने बताया था अर्लियर, बाधा के लिए हमने न्यूसेंस बताया था बर्डन बोझ, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि न्यूसेंस एंड बर्डन, और सीम्ड मतलब लगती थी, पास्ट सिंपल है, तो यहाँ उसकी किताबें जो कि मतलब हिज बुक्स विच जो कि, फिर इसके बाद लगती थी मतलब सीम्ड, और फिर बाधा एवं बोझ मतलब न्यूसेंस एंड बर्डन, और पहले के लिए हमने बताया था अर्लियर,
तो वाक्य हो गया हिज बुक्स, उसकी किताबें, विच जो की सीम्ड लगती थी, और न्यूसेंस एंड बर्डन, और अर्लियर मतलब पहले। वे अब पुरानी मित्र थीं, तो दे मतलब वे, और फिर वर सहायक क्रिया हो जाएगी, तो दे वर ओल्ड फ्रेंड्स, पुरानी मित्र थी, और फिर नाउ मतलब अब हमने ये बताया था ना, नाउ मतलब होता है अब, तो यहाँ दे वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ। इसके बाद अगला वाक्य है वह मतलब यहाँ फ्रेंड की बात हो रही है, ही एम हेमल, और यहाँ के लिए अपोस्ट्रॉफी एस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एम हेमल्स, और स्ट्रिक्ट बिहेवियर आपको पता होगा, सख्त व्यवहार के लिए लिखते हैं, एंड रूलर, अब रूलर को रूलर ही लिखा गया है, और के बारे में क्या कहते हैं, अबाउट, सब यानी आल, भूल गया, हमने बताया था फॉरगेट का सेकंड फॉर्म फॉरगॉट होता है, तो यहाँ पे ही फॉरगॉट, वह भूल गया, आल सब भूल गया, अबाउट के बारे में, और किस चीज के बारे में भूल गया है वो पूरी चीज आप लिख देंगे कि एम हेमल अपोस्ट्रॉफियस स्ट्रिक्ट बिहेवियर एंड रूलर। इसके बाद अगली लाइन, इस तरह को हमने बताया दूस यानी इस तरह फ्रेंड की भावनाएं एम हेमल और स्कूल के प्रति बदल गईं, ये पूरी लाइन हम क्वेश्चन से लिखने वाले हैं। तो कैसे लिखेंगे, दूज लगा के हम यहां से देखेंगे फ्रेंड्स फीलिंग्स अबाउट एम हेमल एंड स्कूल, चेंज की जगह चेंज हो जाएगा क्योंकि अब डिड आप कम कर चुके हो, तो यहां से यहां तक लिखना, बस यहाँ डी जोड़ देना और यहाँ पे दूज आगे जोड़ देंगे, और फिर आप देखेंगे आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन एक प्रकार से अतिरिक्त प्रश्न है। देखिए यहाँ पे हमने 1, 2, 3 प्रश्न लिखे हैं क्योंकि तीनों क्वेश्चनों का एक ही आंसर है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड एम हेमल पे अ ट्रिब्यूट टू द फ्रेंच लैंग्वेज, मतलब जो एम हेमल टीचर हैं वो किस प्रकार से श्रद्धांजलि देते हैं फ्रेंच भाषा को। देखिए श्रद्धांजलि देने का मतलब है यहाँ पे कि उस भाषा के बारे में अच्छा कहना। और सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, तो यहाँ एम हेमल से मतलब कहते हैं अबाउट के बारे में, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहते हैं। और यहाँ पे हाउ डिड एम हेमल डिस्प्ले हिज लव फॉर फ्रेंच लैंग्वेज, तो एम हेमल ने किस प्रकार से डिस्प्ले किया यानी दिखाया, हिज लव अपना प्रेम दिखाया फ्रेंच लैंग्वेज के लिए। तो सीधी सी बात है एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के लिए क्या कहा था ये बताना। तो देखिए एम हेमल क्या कहते हैं, जब वो क्लास है उनकी लास्ट बिल्कुल लेसन है, तो उसी लेसन में सबको फ्रेंच भाषा का महत्व बताते हैं। वो कहते हैं कि फ्रेंच भाषा विश्व में सबसे सुंदर भाषा है, बहुत स्पष्ट है और तर्क संगत भी है, इसी वजह से हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, इसे भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप गुलामी में जकड़ जाओगे तो वही भाषा ही आपकी एक चाबी की तरह होगी, और यदि भाषा है आपके पास तो फिर आप उससे बाहर निकल पाएंगे। कब निकल पाएंगे, जब भाषा को आप मजबूती से पकड़ के रखेंगे, तो आप कैद खाने की चाबी समझ लीजिए अपने हाथों में लेके रखे हुए हैं, ऐसा एम हेमल कहते हैं। तो अब हम इन लाइनों का ट्रांसलेट देखेंगे, तो उससे पहले कठिन मीनिंग देखते हैं। तो देखिए यहाँ कहते हैं तो कहना के लिए से क्वेश्चन में लिखा है, और फ्रेंच भाषा को फ्रेंच ही लिखेंगे, दैट मतलब कि विश्व को वर्ल्ड कहते हैं, इन मतलब में सबसे सुंदर, देखिए सुंदर के लिए ब्यूटीफुल कहते हैं, लेकिन सबसे सुंदर मोस्ट ब्यूटीफुल, और फिर भाषा को हम लैंग्वेज कहते हैं, ये तो आपको पता होगा। अब देखिए स्पष्ट, तो स्पष्ट जो होता है वो क्लियर कहलाता, क्लियर यानी स्पष्ट। और यदि हम देखें स्पष्ट के जो यहाँ डिग्री देखें कि क्लियर, क्लियरर, क्लियरेस्ट, तो यहाँ पे क्लियरेस्ट का मतलब होता है एकदम स्पष्ट, सबसे ज्यादा स्पष्ट। और फिर यदि देखें तर्क संगत को कहते हैं हम लॉजिकल, ठीक है, लॉजिकल का मतलब होता है तर्क संगत, लेकिन सबसे ज्यादा तर्क संगत को हम कहेंगे मोस्ट लॉजिकल, मतलब सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट लॉजिकल, और यहाँ पे एकदम स्पष्ट को क्लियरेस्ट कहेंगे। तो यहाँ पे इतना तो पता हो गया, और यह के लिए यह मतलब फ्रेंच भाषा, तो इट लिखा जाएगा। और अगली लाइन देखिए, हमें इसे हमारे बीच सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। देखिए यहाँ पे सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक शब्द लिखा गया है गार्ड। गार्ड आप जानते हैं, तो गार्ड मतलब जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, तो गार्ड वर्ड का मीनिंग
सुरक्षा प्रदान करना है। और फिर हमारे बीच को देखिए, बीच के लिए या तो अमोंग होता है या तो बिटवीन होता है। अब दो से ज्यादा होते हैं तो अमोंग अस का मतलब हो गया हमारे बीच, और इसे मतलब फ्रेंच भाषा को इट लिखेंगे, और वी मतलब हमें। और चाहिए मतलब शुड या मस्ट, लेकिन अनिवार्यता के साथ कहें तो मस्ट हो जाएगा। और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए, कभी नहीं को नेवर कहते हैं। और फॉरगेट मतलब भूलना होता है, ये तो वर्ड आपको पता होगा, हमने सेकंड फॉर्म बताया था, फॉरगॉट होता है। और यहाँ पे इसे के लिए फिर इट लिख देंगे। आगे की लाइन बिकॉज, क्योंकि, वैन मतलब जब, पीपल यानी लोग। अब यहाँ गुलामी में जकड़े होते हैं। देखिए गुलामी में जकड़ना जो होता है यहाँ पे इनस्लेव का मतलब होता है गुलामी में जकड़ना, और इनस्लेव्ड इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ गुलामी में जकड़े होते हैं इनस्लेव। वैसे स्लेव अकेला देखा होगा, गुलाम के लिए कहा जाता है, इनस्लेव यानी गुलामी में जकड़ लेना होता है। और फिर आगे का वाक्य देखते हैं, तो उनके पास अपने कैद खाने के लिए चाबी होती है, और ये तब तक होती है जब तक वे अपनी भाषा को मजबूती से पकड़े रहते हैं। देखिए यहाँ जब तक तब तक, यदि इकट्ठा आता है जब तक की, जब तक तब तक, तो इसे कहा जाता है एज लॉन्ग एज। ये कंजक्शन होता है एज लॉन्ग एज, इसका मीनिंग है जब तक तब तक की। और यहाँ पे देखें चाबी के लिए आपको पता होगा की कहते हैं, की का मतलब चाबी। और कैद खाने को यहाँ पे जेल ना कह के एक शब्द और है, प्रिजन कहा गया है जेल के लिए, तो ध्यान रखना प्रिजन। और फिर मजबूती से पकड़ना को यहाँ पे जो कहा गया है होल्ड फास्ट, मतलब यहाँ तेजी से पकड़ना या मजबूती से पकड़ना, होल्ड फास्ट। तो ज्यादा कठिन मीनिंग नहीं है। क्लियरेस्ट एकदम स्पष्ट, मोस्ट लॉजिकल सबसे ज्यादा तर्कसंगत, गार्ड सुरक्षा प्रदान करना, एमोंग अस हमारे बीच, फॉरगेट भूल जाना, इनस्लेव्ड यानी गुलामी में जकड़े होना, और एज लॉन्ग एज जब तक की, जब तक या तब तक कह सकते हैं, की चाबी होती है प्रिजन जेल, होल्ड फास्ट यानी मजबूती से पकड़े रहना। तो अब ट्रांसलेट करते हैं। देखिए एम हेमल सबसे पहले सब्जेक्ट, कहते हैं, कहना को हमने बताया से, लेकिन यहाँ पे जब डच कम करेंगे तो सेज हो जाएगा, एस लग जाएगा। तो एम हेमल सेज दैट, और फिर फ्रेंच। अब देखिए यहां से फ्रेंच विश्व में सबसे सुंदर भाषा है, यहां से वाक्य है। तो फ्रेंच इज सहायक क्रिया, फ्रेंच इज, और फिर सबसे सुंदर भाषा मतलब द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, और विश्व में मतलब इन द वर्ल्ड। तो एम हेमल सेज दैट फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और फिर यह मतलब इट, फिर इज सहायक क्रिया। तो यहाँ पे इट इज द क्लियरेस्ट, देखिए यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री जब भी होती है तो उसके आगे द लगाते हैं। यहाँ पे द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, यहाँ पे द क्लियरेस्ट, तो यहाँ इट इज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल, तो इट इज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल। हमें इसे हमारे बीच सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। देखिए वी होता है हमें या हमें सब्जेक्ट के रूप में, और यहाँ पे चाहिए वाला वाक्य मस्ट लगा के आपको बनाना पड़ेगा, और मस्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ वी मस्ट हमें चाहिए सुरक्षा प्रदान करना यानी गार्ड, तो यहाँ वी मस्ट गार्ड, और फिर इट मतलब इसे, एमोंग अस मतलब हमारे बीच लिख देंगे। तो यहाँ पे वी मस्ट गार्ड और इट, और हमारे बीच मतलब एमोंग अस। फिर आगे देखिए एंड और नेवर फॉरगेट कभी नहीं भूलना चाहिए, नेवर फॉरगेट कभी नहीं भूलना चाहिए, इट मतलब इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। तो एंड नेवर फॉरगेट इट मतलब इसे। अगला वाक्य देखिए बिकॉज व्हेन पीपल आर सहायक क्रिया लगाएंगे, और थर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस बनाया गया है, बिकॉज व्हेन पीपल आर, और फिर गुलामी में जकड़े होते हैं मतलब इनस्लेव्ड लिख देंगे। तो बिकॉज व्हेन पीपल आर, और फिर इनस्लेव्ड। फिर आगे देखिए उनके पास अपने कैद खाने के लिए चाबी तब तक होती है जब तक वे अपनी भाषा को मजबूती से पकड़े रहते हैं। देखिए उनके पास कोई चीज होती है, देखिए जब भी किसी व्यक्ति के पास कोई चीज होती है तो वे वाक्य जो है हैज हैव वाले वाक्य कहलाते हैं। सब्जेक्ट के बाद हैज हैव, फिर वो वस्तु लिख देते हैं। तो यहाँ पे दे देखिए उनके के लिए दियर कहते हैं, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट फॉर्म तो दे होता है, तो
तो दे और फिर हैव लगेगा दे के हिसाब से। दे हैव उनके पास होती है, और क्या होती है देखिए चाबी होती है, मतलब द की लिख देंगे, और फिर टू मतलब के लिए, और किसके लिए, अपने कैद खाने के लिए। जब दे लिखा है तो अपना के लिए दियर लिखना पड़ेगा, तो दियर, और फिर हमने बताया था यहाँ पे प्रिजन यानी कैद खाना, तो दियर प्रिजन। तो देखिए दे हैव मतलब उनके पास होती है के लिए कोई शब्द नहीं लिखेंगे। अब देखिए तब तक जब तक के लिए हमने एज लॉन्ग एज बताया, आगे लिखेंगे तो दे हैव द की टू, या फॉर भी आप लिख सकते हैं, टू लिखा हमने, और दियर प्रिजन, और एज लॉन्ग एज जब तक, दे मतलब वे, एज लॉन्ग एज दे जब तक वे मजबूती से पकड़े रहते हैं, प्रेजेंट सिंपल है, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, तो एज लॉन्ग एज दे, और फिर होल्ड फास्ट पे टू, और फिर दियर लैंग्वेज मतलब अपनी भाषा के लिए टू दियर लैंग्वेज। तो एज लॉन्ग एज दे जब तक वे, और फिर होल्ड फास्ट मजबूती से पकड़े रहते हैं, और टू के लिए, और फिर दियर लैंग्वेज अपनी भाषा के लिए। देखिए ये थोड़ी बड़ा वाक्य है, ध्यान से समझना। दे हैव उनके पास होती है, द की चाबी होती है, और फिर टू दियर प्रिजन अपने कैद खाने के लिए, एज लॉन्ग एज जब तक दे मतलब वे, और फिर होल्ड फास्ट मजबूती से पकड़े रहते हैं, टू दियर लैंग्वेज अपनी भाषा के लिए। तो इस प्रकार से हमने सभी लाइनों का ट्रांसलेशन किया, और फिर आप उत्तर को जमा के लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसके बाद एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड एम हेमल डू व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। जो यहाँ चर्च क्लॉक है, देखिए जो स्कूल होगा, स्कूल चर्च में होगा, और चर्च में एक घड़ी लगी होगी, तो उसने स्ट्रक किए मतलब बजा दिए 12 बजा दिए। जब उस चर्च वाली घड़ी ने 12 बजा दिए तब एम हेमल ने क्या किया, अथवा में पूछा जा सकता है व्हाट डिड एम हेमल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो यहाँ जो एम हेमल हैं वो ब्लैक बोर्ड पे क्या लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाए या फिर ये, तो इन दोनों का आंसर एक ही रहेगा। तो यहाँ पे ये कब की बात है, बिल्कुल अंतिम क्षण की बात। यहाँ पे लास्ट लेसन जब वो पढ़ा रहे होते हैं वो खत्म हो जाता है, तो उसके बाद जो एम हेमल हैं काफी दुखी हो जाते हैं, बिल्कुल इमोशनल हो जाते हैं, फिर वो बोल नहीं पाते हैं और ब्लैक बोर्ड पे एक शब्द लिख देते हैं, वीवे ला फ्रांस। तो यहाँ पे हमने बताया कि एम हेमल ने फ्रेंच भाषा में वीवे ला फ्रांस लिखा ब्लैक बोर्ड पे, और इसका अर्थ क्या होता है, फ्रांस जिंदाबाद इसका अर्थ होता है। अब देखिए ट्रांसलेट में बिल्कुल भी कठिन नहीं है ये वाक्य। देखिए यहाँ पे एम हेमल को एम हेमल कहेंगे, फ्रेंच में तो इन फ्रेंच कह सकते हैं, और वीवे ला फ्रांस, एक जो वाक्य उन्होंने कहा है वीवे ला फ्रांस, यही का यही लिखना होगा ब्लैक बोर्ड पर, ऑन द ब्लैक बोर्ड, और राइट होता है लिखना। लेकिन ध्यान रखना राइट का सेकंड फॉर्म होता है रोट, तो यहाँ ये वाक्य पास्ट सिंपल में है, तो यहाँ पे एम हेमल और फिर राइट का सेकंड फॉर्म रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे लिखा उनने, और फिर क्या लिखा है, वीवे ला फ्रांस लिखा, और फिर इन फ्रेंच मतलब फ्रेंच भाषा में लिखा, जिसका अर्थ क्या था, फ्रांस जिंदाबाद। तो यहाँ पे विच यानी होता है जो कि या जिसका, तो विच लिखेंगे, और मीन्स मतलब अर्थ होता है, मीन का मतलब है अर्थ होना, और प्रेजेंट सिंपल है तो मीन्स कर देंगे। तो यहाँ विच मीन्स जिसका अर्थ होता है फ्रांस जिंदाबाद। देखिए फ्रांस को तो फ्रांस कहेंगे, जिंदाबाद के लिए लॉन्ग लिव कहते हैं, तो ध्यान रखना लॉन्ग लिव फ्रांस मतलब फ्रांस जिंदाबाद। तो यहाँ विच मीन्स जिसका अर्थ होता है, और लॉन्ग लिव फ्रांस यानी फ्रांस जिंदाबाद। तो आंसर कैसे बनाएंगे आप, एम हेमल ने रोट लिखा ऑन द ब्लैक बोर्ड, और वीवे ला फ्रांस लिखा इन फ्रेंच, फ्रेंच भाषा में, विच मीन्स जिसका अर्थ होता है, विच मीन्स जिसका अर्थ होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। तो इस प्रकार से आंसर बन जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर लेसन 1 द लास्ट लेसन कंप्लीट होता है। धन्यवाद।